मूवी की शुरुआत एक कैंप को दिखाने से शुरू हुआ जिसका नाम मैरीगोल्ड है। वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस कैंप में काम करती थी। जब वो वापस उसी कैंप के ऑफिस में आई तो वहाँ पर उसका दोस्त भी मौजूद था। लड़की उसे बताने लगती है कि मेरे पास कैबिन 6 से किसी अनजान शख्स का कॉल आया हुआ है जिसने मुझे बताया है कि वहाँ पर मुझे एक अजीब तरह का लाश मिली है। यह सुनने के बाद वो लड़का हैरान परेशान हो जाता है और कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बात को ना मानने पर लड़की उसे वहाँ पर चलकर देखने के लिए बोलती है। जब वो दोनों वहाँ पर गए तो वहाँ पर किसी की भी लाश नहीं मिला। उसी वक्त वो लड़का कहता है कि क्यों ना हम पास वाले के कैबिन में चलें जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वो लड़की उसकी ऐसी बात पर मना कर देती है कि मैं यहीं पर इंतजार करूंगी, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। लेकिन जैसे तैसे करके वो उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगा। कैबिन के बाहर पहुंचकर लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन वो लड़का उसे जबरदस्ती अंदर लेकर चला जाता है कि तभी वो लड़की अचानक से देख पाती है कि वहाँ पर उसके लिए कुछ लड़के मिलकर सरप्राइज किए हुए थे और यहाँ पर उसके गैंग के सारे मेंबर्स उसका ही इंतजार कर रहे थे और उसकी चौथी एनिवर्सरी को मना रहे थे क्योंकि यहाँ पर उसे काम करते हुए 4 साल हो चुके थे। यह देखने के बाद वो लड़की समझ जाती है कि यह सब उनका ही प्लान था और यहाँ पर उन्हें कोई लाश नहीं बल्कि उसके लिए तो काफी अच्छी सरप्राइज किया गया था और वो काफी खुश भी हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर वहाँ काफी सारे मजे करते हैं। पार्टी कर लेने के बाद जब सभी सोने के लिए जाते हैं तो वो एक किलर जो बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक था उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। दरअसल उस किलर का नाम बोनफेस था, जबकि इस मूवी का नाम भी यही है, लेकिन उनका मानना यह था कि ऐसा इस तरह का कोई किलर हो ही नहीं सकता। तब एक लड़की उन्हें बताती है कि यह सच है, बोनफेस सच में आता है और सबको बेरहमी से मार डालता है। बोनफेस हमेशा जंगलों में रहता है जिस वजह से कोई भी व्यक्ति उसे देख ही नहीं पाता और जो देख लेता है तो उसका तो काम तमाम हो जाता है। यह सुनने के बाद तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा ही डर गए क्योंकि वो भी तो अभी किसी वीरान सी जगह एक कैंप में ही थे और ऐसे ही बातें करते करते सोने के लिए चले जाते हैं। और जब आधी रात होने को आ गया तो हम वहाँ पर बोनफेस किलर को देख पाते हैं जो कि सच में उस कैबिन के अंदर घुस जाता है और वो अपने काम को अंजाम देने लगता है, यानी वो एक एक करके बहुत ही बेरहमी के साथ उनको मारने लग जाता है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए वो लड़की देख ली और वो यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लग गई, लेकिन बोनफेस उसे पकड़ लेता है और अपने एक कुल्हाड़ी से उसका सर को बीच से ही फाड़ देता है। और जब उसका इससे भी पेट नहीं भरता तो वो उस लड़की की रीढ़ की हड्डी खींचकर बाहर निकाल फेंकता है, जिससे बहुत ही दर्दनाक के साथ उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर शेरिफ आ जाता है और जब वो उसकी लाश को देखता है तो वो भी ऐसी बुरी हालत से उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। यहीं पर कैंप की मालकिन भी थी जो उन लाशों की हालत को देखते ही उसे वॉमिटिंग होने लग जाती है क्योंकि ऐसी बुरी हालत को देखकर उसकी तबीयत खराब हो गई थी। शेरिफ उन लाशों को देखकर समझ जाता है कि जरूर उसी बोनफेस किलर का ही ये काम है जो कैंप जाकर मासूम लोगों को मार देता है। उसके साथ डेप्यूटी भी थी जो उसी शेरिफ के साथ काम कर रही थी। शेरिफ कहता है कि हमें यहाँ पर छानबीन करनी पड़ेगी क्योंकि आधी रात हो रही है, इसीलिए कातिल यहाँ से दूर नहीं गया होगा। फिर शेरिफ कैंप के मालकिन को घर जाने को कहता है। वो कहती है कि सभी लोग मेरी फैमिली की तरह थे तो आप लोग इस कातिल को मुर्दा ही सही लेकिन उसे पकड़ लीजिएगा। शेरिफ कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। इसके बाद शेरिफ अपने गाड़ी में आकर अपने रेडियो से अपनी टीम को यहाँ पर आने के लिए कहता है और बताने लग जाता है कि इस जगह के कैंप में बहुत सारे खून हो चुके हैं। इसके बाद वो डेप्यूटी के साथ जंगल में जाकर छानबीन करने लग जाता है। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पेड़ पर लगे हुए खून नजर आया जिससे वो समझ जाते हैं कि वो कातिल जरूर यहीं से गुजरा होगा। कुछ दूर और आगे जाने पर उन्हें एक जगह पर कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं। चेक करने पर इन्हें पता चला कि गाड़ियों के अंदर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। सभी गाड़ियां दरअसल एक होटल के बाहर ही खड़ी हुई थीं, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर वो कातिल होटल के अंदर ही गया है। तब वो भी उसी होटल के अंदर चले जाते हैं जहाँ के वेट्रेस जेनी नाम की लड़की होती है। वहीं पर जेनी के साथ एक शेफ भी था। ये दोनों ही मिलकर इस होटल को चला रहे थे। वहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी मौजूद थे जिनमें कुछ स्टूडेंट्स लड़का होता है, एक मरीन होता है जो पहले वो मरीन्स में था और अब वो कंस्ट्रक्शंस में काम करता है। वहीं बाप बेटी थे जो ट्रिप पर जा रहे थे और रास्ते में यहाँ खाना खाने के लिए रुक गए थे। वहीं एक बूढ़ी औरत भी थी जो फैशन करके काफी स्टाइलिश बनी हुई थी। 2 बाइकर्स थे और एक फोटोग्राफर लड़की भी थी। शेरिफ जब अंदर आया तो सबको शक के नजरों से देखने लगता है और सबसे पूछता है कि वो किस टाइम पर यहाँ पर आए। जेनी उसे बताती है कि मैं 5 बजे से यहाँ पर काम कर रही हूँ, जिसके बाद बाकी के सभी भी अपना अपना टाइम उसे बता देते हैं। फिर शेरिफ सबसे पूछताछ करने लग जाता है कि वो लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, तो सभी लोग अपने अपने बारे में विस्तार से बताने लगते हैं। इधर फादर की बेटी मरीन वर्कर को घूर रही थी, जिस वजह से वो उस पर गुस्सा होने लगता है और पूछने लगा कि आखिर तुम मुझे क्यों घूरे जा रही हो। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो लड़की मरीन वर्कर को पहले से जानती है। खैर, अब शेरिफ फोटोग्राफर के पास जाता है और उसकी खींची हुई तस्वीरों
को देखने लग जाता है क्योंकि उसे पता था कि जरूर उन्हीं में से कोई एक कातिल है। तब डेप्यूटी को बोनफेस किलर की एक फोटो मिलती है और जब वो शेरिफ को दिखाती है तो शेरिफ उस फोटो को लेकर बाहर उस जगह पर जाने लगा जहां उस फोटो को खींची गई थी। तभी उसे डस्टबिन के ऊपर खून नजर आता है। अंदर स्टूडेंट लड़का मरीन वर्कर से पूछता है कि क्या तुमने जंग में किसी की जान ली थी, जिस पर मरीन वर्कर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। उसे ये सवाल थोड़ा अजीब सा लगा, इसीलिए वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ देर के बाद वहाँ पर शेरिफ आता है जिसके हाथ में एक काले कलर का बैग था जिसे वो डस्टबिन के अंदर से निकाल कर लाया था। यह देखकर सभी लोग पूछने लगते हैं कि यह सब क्या है। तब वो उस बैग को उस टेबल पर रखकर उसे खाली करने लग जाता है जिसके अंदर से खून से भरा हुआ जूता, जैकेट के साथ एक कुल्हाड़ी मिलती है और यहाँ तक कि उसके अंदर बोनफेस का मास्क भी था। यानी यह सारा का सारा सामान उस कातिल का ही था। अब यहाँ पर शेरिफ सभी से कहने लगा कि तुम लोगों में से ही कोई एक कातिल है जो बोनफेस किलर है और वो हाल ही में कुछ बच्चों को मार कर आया है, इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम सच सच बता दो कि आखिर कातिल कौन है, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसकी ऐसी बात को सुनकर सभी लोग एक दूसरे पर ही शक करने लग गए, जिसके कुछ देर के बाद कहते हैं कि हम लोग कातिल नहीं हैं। बाइकर्स इन सब से हंसने लग गए, कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुम्हें कोई कातिल नहीं मिलने वाला। शेरिफ बताते हैं कि उस बोनफेस किलर ने तकरीबन 30 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा है। वो हर समर कैंप में जाकर लोगों को काफी ब्रूटल तरीके से मार डालता है और अभी जस्ट 1 घंटे पहले ही मैरीगोल्ड कैबिन में ढेर सारे लोग मारे गए हैं जिन्हें मारकर वो कातिल यहाँ पर आकर छुपा हुआ है। और हाँ, जब तक यह केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता कोई भी यहाँ से बाहर तक नहीं जाने वाला। हम लोगों ने पहले से ही सारे रोड्स को ब्लॉक कर रखे हैं, तो अगर वो कातिल यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है तो पकड़ा जाएगा। ये सुनने के बाद बाइकर्स गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोगों के पास कोई वारंट नहीं है और तुम यह सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर शेरिफ उन बाइकर्स की बात को टालते हुए डेप्यूटी से कहने लगा कि इन सारी चीजों को ले जाकर गाड़ी के ट्रंक में रख दो ताकि हमारी टीम जब यहाँ पर आए तो वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। यह करने के बाद वो होटल के बाहर क्लॉज का बोर्ड लगा देता है जिसका साफ मतलब यही था कि अब कोई नया कस्टमर अंदर नहीं आ सकता और ना ही ये सभी बाहर जा सकते हैं। डेप्यूटी भी उस सारे सामान को गाड़ी के ट्रंक में रख देती है, फिर अंदर आकर जितने भी फीमेल्स थीं उनकी चेकअप करने लग जाती है कि उनके पास किसी भी तरह का हथियार तो नहीं, पर उसे उनसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो मरीन वर्कर के जूते को चेक करते हैं तो उसके अंदर एक तेज चाकू निकलकर बाहर आता है जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। वो बाइकर्स चेकिंग करवाने से मना किए जा रहे थे लेकिन शेरिफ उनकी जबरदस्ती उनकी चेकिंग करते हैं, लेकिन उनके पास से भी उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। वो फैशन वाले बूढ़ी औरत वॉशरूम में जाती है जहाँ फोटोग्राफर वाली लड़की आकर उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारी हकीकत। उसकी ऐसी बात को सुनकर बूढ़ी औरत काफी हैरान रह गई थी और उससे कहती है कि प्लीज बाहर जाकर इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। जब उस बेटी का बाप वॉशरूम से बाहर निकल कर आता है तो बाइकर्स की बातें सुनने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन बूढ़ा बाइकर उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। दोनों बाइकर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो डेप्यूटी और शेरिफ को पीट कर वहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम खराब होता जा रहा है। इधर जेनी जब फोटोग्राफर के पास कॉफी लेकर आती है तो उसने देखा कि वो अपने लैपटॉप में बोनफेस किलर की फोटो को खोलकर बैठी हुई है। यह देखने के बाद जेनी कहती है कि मुझे यह फोटो देखकर डर लग रहा है, इसीलिए तुम ये सारी तस्वीरें डिलीट कर दो प्लीज। अब शेरिफ कहता है कि अब तुम सब मुझे अपने अपने जूते चेक करवाओ क्योंकि कातिल का जूता 9.5 नंबर के हैं। तभी वो वर्कर का जूता देता है जिसका नंबर 10 था। उसी में एक स्टूडेंट लड़का कहने लगा कि ये तो बहुत बेहुदा हरकत वाले पॉइंट है क्योंकि कोई भी इंसान बड़े या छोटे जूते पहन सकता है। लेकिन शेरिफ फिर उस बूढ़ी औरत के पास जाता है जिसे देखकर वो बूढ़ा बाइकर शेरिफ से कहने लगा कि क्या तुम सच में पागल हो, इसकी चेकिंग क्यों कर रहे हो? भला कोई औरत इतने सारे कत्ल कैसे कर सकती है, वो भी इतना ब्रूटल तरीके से? इस पर स्टूडेंट लड़का कहने लगता है कि कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? क्या तुमने मशहूर किलर के बारे में नहीं सुना? उसने बहुत सारे बच्चों को मारा था। खैर, शेरिफ उस बूढ़ी औरत का जूता चेक करता है जिसका नंबर 7 होता है। फिर वो एक एक करके उनके जूते का नंबर चेक करते हैं लेकिन किसी का भी नंबर मैच नहीं हो रहा था। मगर जब वो बाइकर्स के पास जाते हैं तो वो अपने जूते निकालने से मना करने लग जाते हैं। यह देखकर शेरिफ को गुस्सा आ गया और वो उस बूढ़े बाइकर पर अटैक कर देता है जिससे वो बाइकर डर जाता है और उन्हें अपने जूते दिखाने लग जाता है। मगर यहाँ पर भी उनके जूते मैच नहीं कर रहे थे। इसके बाद वो शेफ के जूते मांगते हैं जिसका नंबर 10 था और जेनी का नंबर 7.5 था। स्टूडेंट जब देखता है कि यह तरीका भी काम नहीं किया तो अब वो शेरिफ की मदद करना चाहता था क्योंकि अब उसे काफी अच्छे से पता चल गया था कि वो किलर आखिर कौन है। वो फौरन से शेरिफ को अपने पास बुलाता है और एक पेन लेकर उसने लिखते हुए बताया कि मुझे पता चला है कि कातिल कौन है। शेरिफ सभी से कहता है कि मैं जरा इस स्टूडेंट लड़के के साथ ताजी हवा लेने के लिए बाहर जा
जा रहा हूँ। लेकिन कुछ देर के बाद शेरिफ स्टूडेंट लड़के के साथ जब अंदर आया तो उसके मुंह से झाग निकलने लग जाता है। वो अचानक से तड़पने लग गया और देखते ही देखते उस स्टूडेंट लड़के की मौत हो जाती है। यह देखकर शेरिफ हैरान परेशान रह गया। उसने सबसे कहने लगा कि किसी ने इसके खाने में जहर मिला दिया था, क्योंकि वो कातिल जान चुका था कि इसको उस कातिल का पता चल गया है। लेकिन सभी लोग यह कहने लग जाते हैं कि क्या पता शेरिफ ही कातिल हो जिसने स्टूडेंट को मार डाला हो। यह सुनने के बाद शेरिफ कहता है कि ऐसी बेवजह मेरे ऊपर उंगलियां नहीं उठा सकते। यहाँ पर सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि स्टूडेंट लड़के ने किसका नाम लिया था, कि कातिल कौन है। शेरिफ बताता है कि वो बस उसका नाम लेने ही वाला था, लेकिन उसकी तबीयत अचानक से ही खराब हो गई। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि अगर इसका तबीयत जहर से खराब था तो इसका जवाब जेनी से लिया जाए, क्योंकि यहाँ इस होटल में सिर्फ एक ही वेट्रेस है और वही सबको खाना देती रहती है। यह सुनने के बाद जेनी भड़क उठी। वो चिल्लाकर कहने लग गई कि भला मैं उसे क्यों मारूंगी। इस बहस के बाद सभी लोग उस स्टूडेंट लड़के के लाश को उसी होटल के बाथरूम में रख देते हैं। शेरिफ उनसे कहने लगा कि अब मैं यहाँ सभी से कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, तो सभी मेरे सवालों का सही सही जवाब देना। सबसे पहले वो मरीन वर्कर से पूछता है कि क्या तुमने गोल्फ की जंग लड़ी हुई थी, तो मरीन वर्कर बताता है कि हाँ बेशक। शेरिफ फिर से पूछता है कि तुमने वहाँ पर कितने लोगों को मारे थे, तब वो जवाब में कहता है कि हमें कत्लेआम का हुक्म दे दिया गया था, इसीलिए मैंने एक साथ कई हजार लोगों को मार डाला था। यह सुनने के बाद तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब है कि वो कत्ल बहुत ही आसानी से कर सकता है। वो लोग उससे यह भी पूछने लग जाते हैं कि तुम कब रिटायर्ड हुए थे, तब वो बताता है मैं रिटायर्ड नहीं हुआ था, बल्कि मुझे आर्मी से निकाल दिया गया था, यह कहकर कि मेडिकली फिट नहीं हूँ, मेरे शरीर में कुछ दिक्कत है। यह सुनने के बाद उन लोगों का उस पर और भी शक बढ़ने लगा। अब बाप की जो बेटी थी वो कहती है मैंने इस मरीन वर्कर को पहचान लिया है। उसने बताया कि मैंने पहले कैंप मैरी गोल्ड में जाया करती थी। जब समर कैंप होता था जहाँ ये मरीन वर्कर काम किया करता था, वहाँ पर एक लड़की थी जिसने यह दावा किया था कि ये मरीन वर्कर उसके साथ गलत करना चाहता है, तब इसे वहाँ से भी निकाल दिया गया था। यह सुनने के बाद वो मरीन कहने लगा कि दरअसल वो लड़की खुद ही मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। मैंने उसे मना करके जब उसे वहाँ से जाने को कहा तो वो उल्टा मुझ पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया और यही वजह था कि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था। यह सुनने के बाद बाकी के लोग एक बार फिर से हैरान रह गए थे। अब शेरिफ फोटोग्राफर के पास गया और उसे पूछता है कि तुमने कातिल की फोटो कैसे ली थी। वो बताती है कि कातिल गलती से उसके फोटो में आ गया था, मैंने जानबूझकर नहीं खींची। तब शेरिफ उसी बूढ़ी औरत के पास गया और उससे पूछता है कि क्या तुम इस दौरान कभी होटल से बाहर गई थी। इस पर जेनी कहने लगी कि हाँ, वो 5 मिनट के लिए अपनी सिगरेट पीने के लिए बाहर गई हुई थी। यह सुनकर वो फोटोग्राफर कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये बूढ़ी औरत ही कातिल है, क्योंकि इसने अपने 2 हस्बैंड को मार डाला है और कोर्ट में इस पर दबाकर केस चल रहा है। यही वो बात थी जिस बारे में वो बूढ़ी औरत को कह रही थी कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। तब यह सुनकर वो औरत कहती है कि हाँ, ये सच है कि मेरी 2 शादियां हुई थी, मेरे 2 हस्बैंड्स थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। फिर शेरिफ उस बाप बेटी से सवाल पूछता है, तब वो लोग उसका सही सही जवाब दे देते हैं। लेकिन अचानक वो बाइकर्स शेरिफ पर अटैक कर देते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं, लेकिन डेप्यूटी उन पर गन पॉइंट कर देती है और इन दोनों को बांध देते हैं। बूढ़ा बाइकर को उल्टी हो जाती है जिसके अंदर से ड्रग्स निकलते हैं। शेरिफ यह देखकर दूसरे बाइकर से वॉमिटिंग करवाता है और उसके भी मुंह से ड्रग्स ही निकलता है, जिससे शेरिफ समझ जाता है। कहने लगा कि मुझे अब पता चला कि तुम दोनों को जल्दी क्यों थी। दरअसल तुम दोनों ड्रग्स डीलर हो और यहाँ पर फंस ना जाओ, तुम्हें इसी बात का डर लगा हुआ था। तभी उसी वक्त शेरिफ को भी एक कॉल आई जो उसकी साथी की थी। वो बताता है कि असली कातिल कौन है। यह सुनकर वो फौरन अपने डेप्यूटी को भी इस बारे में बता देता है और वो अब सीधा शेफ के पास चला गया। कहता है कि अब तुम बस सरेंडर कर दो, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि असली कातिल कौन है और वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। वो कहता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैं तो बस मरीन वर्कर को मारना चाहता था, क्योंकि इसने मेरी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। मरीन वर्कर यह सुनकर कहता है कि मैं नहीं, तुम्हारी बेटी ही गलत थी, यानी उस कैंप में शेफ की ही बेटी थी जिसके साथ मरीन वर्कर ने गलत करने की कोशिश की थी। अब शेफ भी अपनी चाकू निकाल लेता है और मरीन वर्कर भी अपने गन को निकाल लेता है। मरीन वर्कर शेफ को शूट कर देता है, जिसे देखकर शेरिफ भी मरीन वर्कर को गोली मार देता है और इस तरह दोनों की यहाँ पर मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद से सबको तो यही लगता है कि बोनफेस किलर शेफ ही था, उसने ही उन कैंप्स वालों को मारा होगा, क्योंकि उनकी बेटी का साथ उन लोगों ने नहीं दिया था, तो बदला लेने के लिए वो ऐसा करता आ रहा है। उसके बाद वो उन सभी लोगों को वहाँ से जाने का इजाजत दे देते हैं, जिसके कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। डेप्यूटी भी जेनी को कहने लगती है तुम भी अपने घर चली जाओ, जिस पर वो ठीक है कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है। जब जेनी वॉशरूम जाती है तो बहुत ही देर तक वो वापस ही नहीं आती, क्योंकि वो वहाँ से भाग चुकी थी, जिससे डेप्यूटी समझ जाती है कि जेनी असली कातिल है, न कि वो शेफ था। जब वो फौरन से बाहर आई तो शेरिफ की लाश मिलती है, जिसके गले को जेनी ने काट दिया था। यह देखने के बाद वो अपनी टीम को अलर्ट कर देती है और खुद उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली गई।
गई। गन पॉइंट करते हुए डिप्यूटी कहने लग जाती है कि तुम मेरे सामने आ जाओ। और जब जेनी उसके सामने आई तो डिप्यूटी पूछने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों सभी को मार डाला। जेनी उस बताती है कि मेरा एक जुड़वा भाई था जो स्पेशल चाइल्ड था। दरअसल ये ऐसे बच्चे होते हैं जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है। वो बताने लगती है कि हम लोग कैंप में रहा करते थे। स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से सारे बच्चे मेरे भाई को परेशान किया करते थे। वो एक दिन बेड पर टॉयलेट करती थी तो वो सारे बच्चे उसे जंगल में लेकर चले गए। वहाँ उन लोगों ने उसे पेड़ से बांध दिया। वही रस्सी जिससे उसे बांधा गया था, वो रस्सी उसके गले पर अटक गई, जिससे बेचारे उस मासूम की जान चली गई और बेवजह मारा गया। जबकि वो उस समय 13 साल का ही था। जब उस कैंप के मालिकों को पता चला तो उन लोगों ने भी इस पर कोई भी एक्शन नहीं ली, जिसकी वजह से मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला। मेरे अंदर आग भड़क उठी, जिसकी वजह से मैंने बदला लेने की ठान ली और उन सभी बच्चों को बेरहमी से एक एक करके मार दिया। और मैं हर कैंप में जाती हूँ, जहाँ पर भी गलत होता है वहाँ के सभी लोगों को मार डालती हूँ। मरीन वर्कर ने शेफ की बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की थी, जहाँ इस कैंप वाले ने इस बात को भी छुपाया। इसीलिए मैंने फैसला किया कि उन सभी को मार डालूंगी जो भी इन सब गलत कामों में शामिल होंगे। डिप्यूटी उससे पूछती है कि क्या स्टूडेंट लड़के को तुमने ही मारा था। वो बताती है कि हाँ, क्योंकि उसने मुझे देख लिया था जब मैं जंगल से आ रही थी और मेरे हाथों पर खून लगा हुआ था, इसीलिए मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया। और हाँ, यह भी मैं जानती थी कि शेफ उस मरीन वर्कर से बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए मैंने उसके जेब में चाकू और मरीन वर्कर के टेबल पर गन रख दी थी ताकि वो एक दूसरे से लड़े और एक दूसरे को ही मार डाले। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। यह सुनने के बाद डिप्यूटी कहती है कि अब तुम अपना हथियार नीचे फेंक दो, लेकिन जेनी ऐसा न करते हुए डिप्यूटी पर ही हमला कर देती है। बहुत ही लड़ने के बाद डिप्यूटी उसके गर्दन पर शूट कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। उसका बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उस लड़की यानी बोनफेस किलर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि कुछ कैंप के मेंबर्स एक जगह आग के सामने बातें कर रहे थे। वो बोनफेस किलर यानी जेनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भले ही बोनफेस किलर यानी जेनी मर चुकी है, लेकिन उसकी दहशत, उसकी कहानियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। शायद उसके खौफ से बुरे लोग गलत काम करना ही छोड़ दें। इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।